हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 27 अप्रैल को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे और दोनों आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों आर्टिकल GS2 पॉलिटी से रिलेटेड है। पहला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है साउंडिंग द गैवल ऑन क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन। इसमें एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। क्यूरेटिव पिटिशन के ऊपर ये आर्टिकल आया है और जो मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट डज मोर हार्म देन गुड इन एक्सरसाइज ऑफ क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन। क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, कब वो आया, उसकी गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, कब क्यूरेटिव पिटिशन फाइल की जा सकती है, प्रोसेस क्या होती है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर APFC EPFO के पेपर में आया था, हो सकता है इस बार आपको प्रीलिम्स में दिखाई दे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट के ऊपर है। SLU मैच बॉक्स दैट फीड्स EVM कैंडिडेट इन्फो सिंबल लोडिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी ADR NGO के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि 100% जो है आपका VVPAT की स्लिप के साथ EVM की मैचिंग होना चाहिए। उसमें तो जो वर्डिक्ट आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये लैंडमार्क जजमेंट है, आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जो है सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए या फिर नीचे मोर में जाएंगे, लिंक दी हुई है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है साउंडिंग द गैवल ऑन क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और भी इम्पॉर्टेंट है। 2024 में आपको क्यूरेटिव पिटीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर EPFO में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है UPSC के पेपर में तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपको इस बार जो है प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए। इसलिए ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हाईलाइटेड है, न्यूज़ में है और इस तरह का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट डज मोर हार्म देन गुड वाइल एक्सरसाइजिंग द क्यूरेटिव पिटिशन। जब क्यूरेटिव पिटिशन को एक्सरसाइज करता है सुप्रीम कोर्ट तो वो ज़्यादा हार्म कर रहा है गुड से। और इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट आएगा, आपको लिख दिया जाएगा, कमेंट करिए, क्रिटिकल एनालिसिस करिए। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो बहुत हार्म कर रहे हैं और आपको अदर साइड भी लिखना होगा कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है क्यूरेटिव पिटिशन के, और फिर लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा स्टेटमेंट के हिसाब से। तो ये बेसिकली मेंस का एक क्वेश्चन है जो इस आर्टिकल के थ्रू हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स वाला एस्पेक्ट कवर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्ट है, इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, फेडरल कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मतलब आप जो है अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू किया है, आपने सेशन कोर्ट से शुरू किया है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और फिर अल्टीमेटली अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी होगा और जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। करेक्ट हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन वो फाइनल और बाइंडिंग होता है सारे कोर्ट्स के लिए इंडिया की टेरिटरी के अंदर। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी। सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ही जजमेंट को रिव्यू करने की पावर है। आर्टिकल 137 में खुद के जजमेंट को वो रिव्यू कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ चुका है जिसमें ये कहा गया था दूसरे ऑप्शन में कि हाई कोर्ट भी अपना जजमेंट रिव्यू कर सकता है, और ऐसा हमने देखा है कि हाई कोर्ट अपना जजमेंट रिव्यू करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली कोई आर्टिकल नहीं दिया हुआ है। इसलिए UPSC की जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें यही माना गया था कि हाई कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू नहीं कर सकता है। तो ये जो स्टैंड है UPSC का, इसको हमें आगे कंटिन्यू करना होगा। तो रिव्यू पिटीशन आपकी
सेकेंड लास्ट जो है रिजॉर्ट होता है, मतलब फाइनल जजमेंट हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जो है पिटिशन के अंदर अपना जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, कोई प्रोसीजरल एरर तो नहीं है, और उसके बाद लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, क्यूरेटिव पिटिशन होता है। अब क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या है ये क्यूरेटिव पिटिशन और आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं। क्यूरेटिव पिटिशन इज अ लीगल रिकोर्स अवेलेबल आफ्टर द डिसमिसल ऑफ रिव्यू पी अगेंस्ट द फाइनल कन्विक्शन। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दिया, अब आप उनके पास दोबारा गए कि सर प्लीज़ एक बार अपना जजमेंट रिव्यू कर लीजिए। आप जैसे ही गए तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारा जजमेंट सही है, इसमें कोई प्रोसीजरल एरर नहीं है। फिर उसके बाद आप कहाँ पर किसके थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, क्यूरेटिव पिटिशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ये आपका लास्ट रिजल्ट होगा। इसके बाद फिर आप जो है सेम चीज़ के लिए, सेम केस के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इट एम्स टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड डिटर अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस। इसका जो मेन एम है वो क्या है, टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। नेचुरल जस्टिस कहीं वॉयलेट तो नहीं हो रही है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तो नहीं हो रहा है, उसके लिए ये क्यूरेटिव पिटिशन कंसेप्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, टिपिकली इट इज डिसाइडेड इन अ क्लोज चैम्बर दो ओपन हियरिंग में बी ग्रांटेड इन स्पेसिफिक केसेस। जनरली जो जजेस होते हैं क्लोज चैम्बर में डिसाइड करते हैं क्यूरेटिव पिटिशन को, लेकिन स्पेसिफिक केसेस में ओपन चैम्बर में भी इसे डिस्कस किया जा सकता है और उसके बाद जज अपना जजमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ अ प्रिंसिपल इस्टेब्लिश्ड इन रूपा अशोक हुर्रा केस 2002। ये जो प्रिंसिपल है क्यूरेटिव पिटिशन का, इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो कब आई थी, रूपा अशोक हुर्रा केस 2002 में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्यूरेटिव पिटिशन का कंसेप्ट दिया था, प्लस जो गाइडलाइंस थी वो भी इस्टेब्लिश की थी। तो ये केस का नाम आपको याद रखना होगा। डायरेक्टली आपको ये 4 स्टेटमेंट इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, जो आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर रहे हैं उसका एक क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा, कुछ कंडीशंस है वो फॉलो करनी होगी। पहला क्राइटेरिया ये है कि वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। जैसे कि पेटिशनर नॉट बीइंग हर्ड बिफोर कोर्ट, मान लीजिए कि पेटिशनर को कोर्ट के सामने सुना ही नहीं गया, जो दूसरा साइड है उसे देखा ही नहीं गया और जजमेंट दे दिया गया। इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है तो उस केस में आपका जो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है वो वॉयलेट हो रहा होता है और इसी केस में आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी लगता है कि देयर इज़ अ ग्राउंड ऑफ बायसनेस ऑन द पार्ट ऑफ जज, कि जो जजमेंट है उसमें जो जज हैं उन्होंने कुछ बायसनेस दिखाई है। और थर्ड भी ये भी हो सकता है, मान लीजिए कोई प्रोसीजरल एरर होता है या फिर कोई ऐसा एविडेंस है जो कि तुरंत आया हो, तो ये लेकिन लास्ट में देखा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको 4 ऑप्शन आए और तीनों चारों चीज़ लिखी हो तो आपको याद रखना है कि नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का वॉयलेशन होगा तभी हम क्यूरेटिव पिटिशन को अलाउ करेंगे, अदरवाइज अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि रिव्यू पिटिशन में भी प्रोसीजरल एरर को चेक किया जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मेन जो क्राइटेरिया है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। अब आप इसे फाइल कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पे भी एक क्वेश्चन आया था। सबसे पहले जो पिटीशन होगी वो सीनियर एडवोकेट के द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए। ये लाइन आपको ईपीएफओ के जो एग्ज़ाम है उसमें पूछी गई थी और बहुत लोगों ने ये गलतियां भी की थी कि जो सीनियर एडवोकेट है उसके सर्टिफिकेशन के बिना पिटीशन जो है फाइल नहीं की जा सकती। उसके बाद जब सीनियर एडवोकेट ने हामी भर दी, सर्टिफाई कर दिया, उसके बाद इसको सर्कुलेट किया जाता है 3 सीनियर मोस्ट जज की बेंच के सामने। उनको जो है ये आप जो पिटीशन फाइल की है उन्हें सर्कुलेट करते हैं अलॉन्ग विद जजेस हु पास्ड फाइनल वर्डिक्ट। जो फाइनल वर्डिक्ट में थे उन जजेस को भी इस बेंच में इंक्लूड किया जाता है। अगर मेजॉरिटी ऑफ जजेस डीम इट नेसेसरी हियरिंग देन इट इज़ कंसिडर्ड फॉर लिस्टिंग। अगर मेजॉरिटी जजेस समझते हैं कि इसको हियरिंग की ज़रूरत है
तभी इसे लिस्ट किया जाता है। इसके अलावा एमिकस क्यूरी का भी यूज़ किया जा सकता है। एमिकस क्यूरी का मतलब क्या होता है कि कोई एक स्पेशल जज या फिर एडवोकेट से कुछ राय मांगनी हो तो वो भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा। ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्यूरेटिव पिटीशन का। अब मेंस वाला एस्पेक्ट कवर करते हैं, आर्टिकल पे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट डज मोर हार्म देन गुड इन एक्सरसाइज ऑफ दिस क्यूरेटिव जुरिसडिक्शन, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। इंडिया की कोर्ट की बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर लॉ डिक्लेयर कर सकता है, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट भी कर सकता है। आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है, एम्पावर किया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास कर सकता है फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। फॉर एग्जांपल किसी लॉ में वैक्यूम है, कुछ लॉ में कमियां हैं या फिर लॉ है ही नहीं, तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता है, लॉ बना सकता है। इसका एग्जांपल अगर आपको देना चाहें तो 1997 का सुप्रीम कोर्ट का विशाखा जजमेंट केस की आप बात कर सकते हैं। उस समय सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी जो लॉ की तरह बिहेव कर रहा था। फाइनली 2013 में जो पार्लियामेंट है उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट पास किया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी वो नल एंड वॉइड हुई और उसके बाद जो लॉ बना वो अब लॉ एनफोर्स किया जा रहा है। तो अगर कोई वैक्यूम है तो उसको भरने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जो लॉ है वो डिक्लेयर कर सकता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो तो कर ही सकता है। अगर हम कुछ जजमेंट की बात करें तो जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी हो गया, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा की गई है और सुप्रीम कोर्ट जो है ये सारी चीज़ें जो फाइनल जजमेंट है या फिर रिव्यू पिटीशन है उसके थ्रू कर सकता है। ठीक है, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी वाला जो जजमेंट था उसे दोबारा से रिव्यू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहले जो वर्डिक्ट दी गई थी उसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज नहीं किया गया था, लेकिन बाद में फिर रिव्यू किया गया था। तो रिव्यू पिटीशन के थ्रू भी ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन अलग है। इसमें जो कोर्ट है वो अपना जजमेंट ही नहीं अपनी पोजीशन भी बदल देता है लॉ। ठीक, जो उसकी पोजीशन चली आ रही है वो पूरी की पूरी बदल देता है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके कारण जो लॉ है उसमें सर्टेनिटी नहीं रहती है। लेट्स से कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दिया और उसी जजमेंट के हिसाब से मतलब वो एक लॉ डिक्लेयर हो गया। अब आप उसको रिव्यू पिटीशन या फिर क्यूरेटिव पिटीशन का यूज़ करके बार बार अगर अपना जजमेंट बदलेंगे तो वो लॉ में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन जो है ज़्यादा हार्म कर रहा होता है। अभी रिसेंटली जो दिल्ली मेट्रो रेल जजमेंट है यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया है और ये दिल्ली मेट्रो रेल जजमेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरा डिटेल में। फिर भी मैं आपको केस एक बार बता देता हूँ, जो नए व्यूवर्स होंगे उनके लिए रहेगा, या आपने उस दिन वाला सेशन नहीं देखा था। तो दिल्ली मेट्रो रेल जजमेंट केस है क्या? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस दिल्ली एयर मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड जो है ये क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई थी। क्या हुआ था, जो अनिल अंबानी है उन्होंने एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे का टेंडर लिया था और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था। लेकिन कुछ इश्यूज़ होने के कारण, ट्रैफिक ना होने के कारण और कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने के कारण, कॉस्ट ओवररन होने के कारण और कुछ कंस्ट्रक्शन में डेफिशिएंसीज होने के कारण जो एग्रीमेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे टर्मिनेट किया गया। किसके द्वारा? जो अनिल अंबानी की कंपनी है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक, इसमें जो लैंड थी वो कौन प्रोक्योर करेगा? सरकार प्रोक्योर करेगी, डीएमआरसी प्रोक्योर करेगी। और जो स्टेशंस है वो कौन बना के देगा? डीएमआरसी। और सारे ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम जो है
जो अनिल अंबानी की कंपनी थी वो करने वाली थी। लेकिन जो अनिल अंबानी की कंपनी, उन्होंने ये एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया था 2012 में, ये कह करके कि जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है वो बहुत ख़तरनाक है, वो मेट्रो चलाने के लिए सेफ़ नहीं है। हालांकि उसके बाद उसे दोबारा रीओपन कर दिया गया था। ये आर्बिट्रेशन में गए 2017 में, आर्बिट्रेशन का रिज़ल्ट आया, अवार्ड आया और लगभग 8,000 करोड़ रुपए डीएमआरसी को पे करने के लिए कहा गया। किसको? अनिल अंबानी की कंपनी को। उसके बाद फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। जो डीएमआरसी वाले हैं, जो सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट गई और रिव्यू पिटीशन तक पहुंचा, है ना मामला। और सब में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो ये था कि हम जो है इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जो भी अवार्ड दिया गया है यही अवार्ड रहेगा। लेकिन दोबारा से जब क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई तो जो वर्डिक्ट थी उसे रिवर्स कर दिया गया। 2012 में जो टर्मिनेशन क्लॉज था उसे ट्रिगर किया गया, जो प्राइवेट कंपनी थी अनिल अंबानी की उनके द्वारा, और जो ऑपरेशंस थे उसे रोक दिए गए। उसके कुछ महीने बाद जो टर्मिनेशन है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद दोनों पार्टीज़ ने रिक्वेस्ट की किसको? कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी को, कि जो ऑपरेशंस हैं उसे दोबारा शुरू किए जाएं। और सीएमआरएस ने ये जो परमिशन थी वो दे दी, दोबारा से ऑपरेशन शुरू हो गए। लेकिन कुछ कंडीशन के साथ ये ऑपरेशन को शुरू किया गया, और उस कंडीशन में क्या था? स्पीड रिस्ट्रिक्शन, और ऐसी कई छोटी छोटी कंडीशंस लगा दी गई। यहाँ पर एक स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि मेट्रो इस स्पीड से ऊपर नहीं चलाई जा सकती, नहीं तो जो सेफ्टी है पैसेंजर की उनको खतरा हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ प्रॉपर नहीं हुई हैं। ऐसा बोलकर ही तो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे ख़त्म किया गया था अनिल अंबानी की जो कंपनी है उनके द्वारा। तो यहाँ पर जो है दोबारा से ऑपरेशन शुरू हो गए। अब जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में गया केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जब ट्रिब्यूनल में केस गया तो डीएमआरसी ने क्या किया? बोला कि सीएमआरएस ने तो सैंक्शन दे दिया कि इसे दोबारा से ऑपरेशन शुरू किया जाए। अब जब सीएमआरएस ने वापस ऑपरेशन शुरू करवा दिया, इसका मतलब जो मेट्रो बनाए हैं हमने, जो कंस्ट्रक्शन की है वो सेफ है, और यहाँ पर दोबारा से मेट्रो चल रही है, ऑपरेशंस प्रॉपर हो रहे हैं। तो फिर जो केस ही नहीं बनता ये तो, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे ब्रीच करने का, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे टर्मिनेट करने का, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया है वो तो इसी बेसिस पे किया है कि इनका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर केस नहीं बनता है, ऐसा जो है डीएमआरसी ने कहा। लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सारे जो फैक्ट्स थे उसको एग्जामाइन किया, सीएमआरएस का जो सैंक्शन था उसको एग्जामाइन किया, और उन्होंने कहा कि इस इशू में जो सीएमआरएस के एविडेंस हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, और इसलिए जो वर्डिक्ट थी वो किसके फेवर में दी गई? जो प्राइवेट कंपनी थी अनिल अंबानी की, उनके फेवर में दिया गया। अब बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके रिवर्सल करने का ग्राउंड क्या था इस वर्डिक्ट को। तो यहाँ पर 2 ग्राउंड की बात की गई है। पहला क्या है? The interpretation of termination clause was perverse since arbitral tribunal had failed to recognize that it was sufficient for DMRC to take effective steps to cure the breach. Curing the breach in its entirety was not necessary. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो टर्मिनेशन क्लॉज का इंटरप्रिटेशन है वो प्रॉपर नहीं किया गया है, वो करेक्टली नहीं किया गया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए था कि जो डीएमआरसी है उन्होंने इफेक्टिव स्टेप्स ली थी टू क्योर द ब्रीच। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में कुछ डिफेक्ट थे तो उसे सुधारने की कोशिश की गई थी, और ये अपने आप में सफिशिएंट है। पूरे का पूरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ तो दोबारा नहीं की जा सकती थी, तो सारे जो ब्रीच है उसको क्योर तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन अगर कुछ स्टेप्स भी ली है उस डायरेक्शन में तो ये अपने आप में सफिशिएंट है कि डीएमआरसी ने जो एग्रीमेंट है उसका जो टर्मिनेशन क्लॉज है उसके लेटर और स्पिरिट को फॉलो किया है। ये पहला आर्गुमेंट था इसका सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरा, CMRS sanction was vital evidence which had been ignored। जो CMRS sanction था वो एक वाइटल आपका एविडेंस था जिसे
आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने इग्नोर कर दिया। इन 2 ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट थी, फाइनल वर्डिक्ट, उसको जो है क्या किया गया, रिवर्स किया गया क्यूरेटिव पिटीशन के अंदर। अब ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है 2 रीजंस के कारण। अभी तक के जो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन थी वो क्या थी कि वो मिनिमल इंटरफेरेंस करेंगे आर्बिट्रल अवार्ड्स में, और यही पोजीशन फाइनल वर्डिक्ट में भी थी, और रिव्यू पिटीशन जब फाइल की थी तब भी यही पोजीशन थी कि आर्बिट्रल अवार्ड में मिनिमल इंटरफेरेंस रहेगा। और ये जो पोजीशन है 2015 के बाद से, जब से सरकार ने लॉ लाई है, तब से सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन है वो यही है कि आर्बिट्रल अवार्ड एक बार दे दिए गए, उसमें हम हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसका जो इम्प्लीकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन होगा जो वर्डिक्ट दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इट्स सेटल्ड लॉ। अभी तक के जो सेटल्ड लॉ था वो क्या था कि मिनिमल इंटरफेरेंस रहेगा आर्बिट्रल अवार्ड्स में सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जो रिसेंटली जजमेंट आया है उससे जो लॉ है वो सेटल्ड हो चुका है, और अब इसके हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर कर सकती है किस केस में, अगर परवर्स इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा। परवर्स इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, विच इज बेस्ड ऑन लैक ऑफ एविडेंस और नो एविडेंस। बिना एविडेंस या लैक ऑफ एविडेंस के अगर आपने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड दे दिया है तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन कर सकता है। ये सेटल लॉ हो चुका है। जो आर्टिकल में राइटर हैं उनका कहना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है इस पर्टिकुलर केस में वो सही है, उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन नहीं किया है, उनकी वर्डिक्ट भी गलत नहीं है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक तरीके से ये सेटल लॉ हो चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है आर्बिट्रल अवार्ड में भी, और जो मिनिमल इंटरफेरेंस वाला जो प्रिंसिपल जो लॉ चला रहा था वो अब ख़त्म हो जाता है। तो उनका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हो सकता है कि जो जजमेंट हो वो पोटेंशियली लैक ऑफ एविडेंस के ऊपर हो, लेकिन वो अपेरेंटली करेक्ट हो। मतलब जो जजमेंट दिया गया है वो एक्चुअल में है तो सही, लेकिन उसमें एविडेंस की कमी हो। और इस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट जो है जो सेटल्ड लॉ है उसको फॉलो करता, मिनिमल इंटरफेरेंस, और जाने देता ये जो एरर्स थे, तो ये ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ है उसको ही बदल दिया है अपनी फाइनल वर्डिक्ट से। अब बार बार सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकता है। अगर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये जजमेंट आती तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये जजमेंट होती तो ये एक सिंगल केस होता जिसमें कुछ एरर थे और उसने सुप्रीम कोर्ट ने उस एरर को ख़त्म कर दिया, लेकिन ये क्यूरेटिव पिटीशन के अंदर आया था, और क्यूरेटिव पिटीशन के अंदर जब जजमेंट आता है तो वो फाइनली लॉ बन जाता है। और जो सेटल्ड लॉ था यहाँ पर वो लॉ अब चेंज हो चुका है, और उसमें प्रॉब्लम है। उसमें ये प्रॉब्लम है कि बार बार अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट के थ्रू, पहले 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्बिट्रल अवार्ड था उसे एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद फिर मतलब ये सेटल हो गया कि मिनिमल इंटरफेरेंस रहेगा, उसके बाद फिर फाइनल जजमेंट चेंज कर दिया क्यूरेटिव पिटीशन के अंदर। तो इतने बार अगर ये बार बार बदलते जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो लॉ भी बार बार बदलेगा, और ऐसे में बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है लॉ में। और हमारे देश में है ना, इनकन्सिस्टेंसी अगर आती है तो पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक, और पॉलिसी पैरालिसिस हमें पहले भी देखने को मिला है। यूपीए सरकार 2 में बहुत ज़्यादा पॉलिसी पैरालिसिस था, प्रॉपरली लॉज नहीं थे, बहुत ज़्यादा वैक्यूम था, और बार बार अगर लॉ चेंज होंगे तो उससे जो इंटरप्रिटेशन है लॉ को करने का उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो आर्बिट्रल अवार्ड्स आएंगे वो भी फिर अगले बार से इस तरीके से आएंगे कि सारे एविडेंस है या नहीं। कई बार चीज़ें सही होती है लेकिन एविडेंस कमी के कारण भी वो जजमेंट दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि पोटेंशियली ये जो इनकरेक्ट एविडेंस पे जजमेंट दिए गए हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट को सही मान लेना था, क्योंकि ये सेटल्ड लॉ को चेंज नहीं करता। ये हमारा आर्टिकल था क्यूरेटिव पिटीशन से रिलेटेड। ये आर्टिकल होपफुली आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो गई होगी। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है SLU मैच बॉक्स दैट फीड EVM कैंडिडेट इन्फो। सिंबल लोडिंग यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे। इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट जो अभी आया है रिलेटेड टू EVM एंड सिंबल लोडिंग यूनिट्स। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है।
जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको फेयर करने के लिए ये वर्डिक्ट दी गई है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। प्रीलिम्स में पूछने की संभावना कम है, लेकिन प्री में भी आ सकता है आपको सिंबल लोडिंग यूनिट्स के बारे में, कि ये सिंबल लोडिंग जो यूनिट्स हैं वो किस तरीके से वर्क करती है, क्या इसके फंक्शंस हैं। ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल के अंदर कवर किए जाएंगे। आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो वीवीपैट है उसकी जो स्लिप्स है उसका 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो ईवीएम है उसमें जितने भी वोट गए हैं और साथ में जो वीवीपैट है उन दोनों का वेरिफिकेशन एक साथ होना चाहिए। अगर 600 कांग्रेस को हैं, 600 बीजेपी को हैं, तो यहाँ पर जो स्लिप निकली है उसमें 600 कांग्रेस और 600 बीजेपी के होना चाहिए। ये 100% ईवीएम के साथ हमको ये करना है सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ऐसी पिटीशन दायर करी थी किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, जो एडीआर है, एक एनजीओ है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उनके द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पिटीशन फाइल की थी उसमें ये कहा कि हम ये 100% करने की परमिशन तो नहीं दे रहे हैं, है ना, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन को टू सील एंड सिक्योर द सिंबल लोडिंग यूनिट्स फॉर 45 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जो एसएलयू है, सिंबल लोडिंग यूनिट, उसको 45 दिन के लिए सेफ रखना होगा। जैसे ही इलेक्शन होंगे इसको आप अपने पास सेफली और सिक्योरली इस यूनिट को रखेंगे। Currently only the 3 components of the EVM, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को स्टोर किया जा रहा है। अब एक और इसमें कंपोनेंट जोड़ दिया गया है। इसमें जो 4th कंपोनेंट जुड़ा है वो क्या है, सिंबल लोडिंग यूनिट। अब जो है ये पहली बार है कि एसएलयू को भी 45 डेज़ के लिए क्या किया जाएगा, सेफ और सिक्योर रखा जाएगा। यार ये 45 डेज़ क्यों है, क्योंकि आरपीए एक्ट 1951 के अंदर अगर कोई भी कैंडिडेट जो हारा है ऑब्वियसली वो चाहे तो इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है अपने रिजल्ट के अगेंस्ट में, बोल सकता है कि कुछ फ्रॉड हुआ है और 45 डेज़ के अंदर ये पिटीशन उसे फाइल करनी होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये 45 डेज़ के लिए एसएलयू को क्या करने के लिए कहा गया है इलेक्शन कमीशन को, कि आप इसको सेफ रखेंगे। अभी जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या क्या सेफ रखते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। नाउ ये 4th जो हार्डवेयर सिस्टम है इसे भी सेफ रखा जाएगा। अब ये जो सिंबल लोडिंग यूनिट है ये है क्या और ये काम कैसे करती है इसे देख लेते हैं। एसएलयू को इंट्रोड्यूस अराउंड द सेम टाइम जब वीवीपैट किया गया था, अ डिकेड अगो, तभी इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। जो वीवीपैट है वो वोटर्स को वेरीफाई करने में मदद करता है। इधर उन्होंने बटन दबाई और उधर स्लिप निकली, तो जो बटन दबाई और जो स्लिप निकली उसमें समानता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कांग्रेस को दबाया बीजेपी को जा रहा है, बीजेपी को दबाया कांग्रेस को जा रहा है, इस तरीके से डिस्क्रिपेंसीज नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए वेरिफिकेशन के लिए वीवीपैट इंट्रोड्यूस की गई थी। बट जो वीवीपैट है उसकी स्लिप जो निकल रही है उसमें कैंडिडेट का नाम और सिंबल लिख कर आता है। अब कैंडिडेट का नाम और सिंबल करेक्ट ऑर्डर में हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, लोड करना पड़ता है, किसमें, वीवीपैट में। और ये प्रॉपर तरीके से लोड किसके थ्रू किया जाता है, एसएलयू के थ्रू किया जाता है। यहाँ पर सिंबल लोडिंग यूनिट की एंट्री होती है। इस हार्डवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं और वीवीपैट मशीन में इसको इंस्टॉल किया जाता है ये सारी इन्फॉर्मेशन को। इसका मतलब क्या है, जब से वीवीपैट का यूज़ किया जा रहा है तब से ही एसएलयू का भी एग्जिस्टेंस होगा, तब से ही एसएलयू को भी यूज़ किया जा रहा होगा। यहाँ देखोगे ये एसएलयू है, ये हार्डवेयर छोटी सी चिप टाइप की है। इसको जो है सबसे पहले हम लैपटॉप या फिर आपका जो कंप्यूटर है उससे कनेक्ट करेंगे। यहाँ से जो डेटा होगा वो इसमें लोड किया जाएगा। उसके बाद इसे हम वीवीपैट मशीन में डालेंगे और फिर वीवीपैट मशीन में ये डेटा को इंस्टॉल करेगा। 2 से 3 मिनट लगते हैं ये पूरा का पूरा डेटा इंस्टॉल करने में, लोड करने में। और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो मशीन है वीवीपैट उसमें डेटा जो इन्फॉर्मेशन है उसे लोड किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर एसएलयू को भी रखना होगा। जो इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं वीवीपैट में वो भी सही होना चाहिए। जो कैंडिडेट का नाम है प्लस उसका जो सिंबल है वो सही होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। इधर 1 दबाए तो इधर 1 वाले का निकलना चाहिए, 2 दबाए तो 2 वाले का निकलना चाहिए, कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसएलयू को भी
क्या करने के लिए कहा है, स्टोर करके सेव करके रखने के लिए कहा है फॉर द नेक्स्ट 45 डेज, जब तक के इलेक्शन पेटिशन फाइल की जा सकती है तब तक के समय के लिए ये सारी चीज़ें कही गई है किसको, इलेक्शन कमीशन को, कि एसएलयू को स्टोर किया जाए। ठीक है, तो एसएलयू कनेक्ट किया जाता है, वीवीपैट में सारी फाइल ट्रांसफ़र की जाती है और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है उसके सुपरविजन में ये सारी चीज़ें कार्रवाई की जाती है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के सामने ये चीज़ें होती है, ये आपको पॉइंट याद रखना होगा। अब बात करते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में एसएलयू को कब यूज़ किया जाता है। 5 से 2 दिन पहले वोटिंग के जो वीवीपैट है उसमें ये इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल की जाती है, और जैसे ही एक बार वीवीपैट में इंस्टॉल किया गया ईवीएम रेडी टू यूज़ हो जाती है, और उसके बाद एसएलयू का कोई भी रेलेवेंस नहीं होता है एक्चुअल वोटिंग प्रोसेस में, बस ये इन्फॉर्मेशन डालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। चीज़ें क्लियर है। व्हाट हैपन्स टू एसएलयू आफ्टर सिम्बॉल्स आर लोडेड। एक बार आपने सिम्बॉल लोड कर दिया उसके बाद एसएलयू का क्या यूज़ होता है, तो जनरली जो आप टोटल एसएलयू यूज़ किए जाते हैं वो बहुत कम नंबर्स में किए जाते हैं। क्यों कम नंबर में किए जाते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मल्टी फेज़ इलेक्शन है, तो मल्टी फेज़ इलेक्शन में क्या होगा, पहले जो ईवीएम है इसमें हमने एसएलयू पेन ड्राइव की तरह, यार इसे ट्रीट करो, है ना, पेन ड्राइव की तरह मैं यहाँ पर ट्रीट कर रहा हूँ, एसएलयू का यूज़ किया, जो इन्फॉर्मेशन थी इस वीवीपैट में डाली, और उसके बाद इलेक्शन हो गए। जैसे इलेक्शन हो गए इसी को दोबारा से जो है किसको दे दिया जाता है, ईवीएम मैन्युफैक्चर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, वो इसमें दोबारा से सिंबल लोड करके लाएंगे, और दोबारा जो नई वीवीपैट होंगी जो दूसरे इलेक्शन में यूज़ हो रही है उसमें जो है उसके थ्रू जो पुराना एसएलयू यूनिट यूज़ किया गया था उसी को यूज़ करके दूसरी जगह भी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसे लोड की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है एसएलयू का इस्तेमाल होता है पूरे इसी तरीके से इलेक्शन में। बहुत कम नंबर में इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप एक ही को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ें की क्लियर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसएलयू से रिलेटेड क्या चीज़ कही है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 45 दिन तक के आपको एसएलयू को स्टोर करना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन वीवीपैट में डाली जा रही है वो सही है कि नहीं, वो एसएलयू के थ्रू हम चेक कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में। ये वाला जो वर्डिक्ट है, ये वाला जो वर्डिक्ट का पोर्शन है यार, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और ये बहुत अच्छा है। ये हमारी डेमोक्रेसी को बहुत स्ट्रेंथन करेगा। जो ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाली ये वर्डिक्ट है। इसमें क्या कहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलाउ किया गया है टू सीक वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम सॉफ्टवेयर। ईवीएम हार्डवेयर होता है, जो डब्बा होता है, उसमें जो सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है उसमें एक चिप लगाई जाती है जिसका नाम माइक्रो प्रोसेसर चिप है। और ये सॉफ्टवेयर एक बार आपने जो चिप है उसको लगा दिया, उसके हिसाब से ईवीएम जो है चलती है, मशीन प्रॉपर काम करती है। इसमें एक्सटर्नल किसी भी कनेक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है। एक्सटर्नली ये किसी भी इक्विपमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकती, ब्लूटूथ, इंटरनेट। तो इसमें हैकिंग का जो खतरा है वो ना के बराबर होता है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है तो सिर्फ किस में हो सकती है, जो माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगाया जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर इसमें लगाया जा रहा है, जो चिप लगाई जा रही है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। अदरवाइज़ बाहर से तो इसमें किसी भी तरह की हैकिंग नहीं हो सकती। ठीक, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अलाउ कर दिया है कैंडिडेट्स को कि वो ईवीएम सॉफ्टवेयर का वेरिफिकेशन सीक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कैंडिडेट है वो ईसीआई ऑफिशियल से कह सकता है कि जो वन टाइम प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर है बैलेट यूनिट का, कंट्रोल यूनिट का, वीवीपैट का, उसको वो चेक करे। इन केस उसे ऐसा लगता है कि इसमें कोई टेम्परिंग हुई है और जिसके कारण जो रिज़ल्ट है वो उसके अगेंस्ट में गया है। इसमें जो वेरिफिकेशन होगा वो माइक्रो कंट्रोलर्स का होगा, तीनों कंपोनेंट के। इन तीनों कंपोनेंट की जो माइक्रो कंट्रोलर होंगे उसको वेरीफाई किया जाएगा। कोर्ट ने फॉर्मूला भी दिया है, कहा है कि केवल 5% जो है ईवीएम पर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है आपकी चेक करने के लिए निर्धारित की जाएगी। रैंडम तरीके से ये निर्धारित की जाएगी और जो कैंडिडेट होगा उसको एक रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट। 7 दिन के अंदर अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट के उसे एक रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी और उसके बाद फिर इस तरह की चेकिंग जो है अलाउ की जा सकती है।
इसका पूरा का पूरा जो खर्चा होगा वो कैंडिडेट खुद उठाएगा। अगर इसमें कोई टेम्परिंग पाई जाती है तो जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा का सारा जो इलेक्शन में पेटिशनर है, जो कैंडिडेट है, उसको वापस दे दिया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई है कि जो कैंडिडेट हैं वो या तो सेकंड पोजीशन पे रहेंगे या तो वो थर्ड पोजीशन पे रहेंगे। ये दो कैंडिडेट ही जो है क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके की जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं और जो वन टाइम प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर है उसका वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? और इसके होने के बाद यार मुझे नहीं लगता कि अब ईवीएम में किसी भी तरह का सवाल या निशान उठाया जा सकता है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट चाहें तो अपने खर्चे पे ईवीएम का जो सॉफ्टवेयर है उसे चेक करवा सकते हैं। और वो चेक करने के लिए कौन आएगा? जो आपके BEL के इंजीनियर्स हैं वो चेक करेंगे, उसमें कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है। ये बेसिकली पूरी की पूरी आर्टिकल था और ये पूरा वर्डिक्ट था, जो कि एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है आपके मेंस में। यार आप ऐसे में कहीं पर भी इस जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इट एंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड विच स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।